हाँ जी, देखो फिर इंडिया 16 पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? तो लास्ट क्लास में हमने ना बहुत कुछ देखा था। डेप्रिसिएशन देखा था, है ना? डेप्रिसिएशन से चालू किया था। ओके, डेप्रिसिएशन हमने देखा था सर। वैसे तो बहुत आसान आसान चीजें थी। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना था? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। और सर ये होता क्या? इट इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट टू द पी&एल ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मेथड कौन कौन से यूज करें? का एसएलएम, डब्ल्यूडीवी या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड आप यूज कर सकते हैं। का बेस्ड ऑन रेवेन्यू अगर आप डेप्रिसिएशन बुक करना चाहें तो का नहीं सी वो अप्रोप्रिएट नहीं होता है। और डेप्रिसिएशन का कहां से कहां तक चार्ज करें सर? जब अवेलेबल फॉर यूज हो जाए एसेट वहां से चालू करना। कब खत्म कर देना डेप्रिसिएशन लगाना? जब वो या तो हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में आ जाए या फिर वो से आप बुक से क्या कर दें? डी रिकॉग्नाइज कर दें। सर डी रिकॉग्नाइज कब करते हो? या तो उसको बेच देते हो। डी रिकॉग्नाइज कब करते हो? या तो उसको बेच देते हो या फिर आपको लगता है कि अब उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला है तब भी डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तभी तब तक ही तो हम उसको एसेट कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो एसेट है ही नहीं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। रेजिडुअल वैल्यू पता है सर, यूजफुल लाइफ के लास्ट में हमको जो स्क्रैप वैल्यू मिलने वाला है दैट इज द रेजिडुअल वैल्यू। अगर रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड कर गया किससे? कैरिंग अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट कम होने का मतलब है कि आपने डेप्रिसिएशन लगा लगा कर उसको इतना कम कर दिया कि वो रेजिडुअल वैल्यू से भी कम हो गया है, तो अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगाने का। यूजफुल लाइफ जितने टाइम के लिए आपको लग रहा है कि वो आपको सर्विस में रहने वाला है और आपको कमा के देगा। ओके, प्राइड बेनिफिट्स। ओके, क्या हमें हर साल इसे रिव्यू करना चाहिए? यस, इसे हम हर साल डेप्रिसिएशन मेथड हुआ, रेजिडुअल वैल्यू हुआ, यूजफुल लाइफ हुआ, ये हर साल के एंड में आपको रिव्यू करना होगा। और इस रिव्यू के वजह से कोई भी चेंज आता है तो उसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोला जाएगा। ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे? इंडेस 8 में पढ़ेंगे। अपने है इंडेस 8, उसमें देखा जाएगा। अच्छा जी, हालांकि यहाँ पे आया तो उसको भी पढ़ लिया अपन ने, इंडेस का पार्ट था। ओके, और इफेक्ट कैसे दिया जाएगा? कोई भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है ना, उसका इफेक्ट हमेशा कैसे जाएगा? प्रोस्पेक्टिवली जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाता। हाँ, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है ना, तो उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव जाता है। ये भी कब पढ़ेंगे? इंडेस 8 में पढ़ेंगे। ओके, डी रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्नाइज कब कर दोगे सर? जब वो डिस्पोज हो जाए, नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, वो अपन ने ऊपर लिख ही दिया था। गेन और लॉस, जो भी रेजिडुअल जो भी कैरिंग अमाउंट है और जो भी सेल प्रोसीड है उसका अमाउंट डिफरेंस जो होगा गेन और लॉस हो जाएगा। फिर हमने ये देखा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे रिव्यू करके वगैरह। लैंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन अलग अलग देखना। लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99% केस में। बिल्डिंग पे लगेगा तो ऑब्वियसली दोनों को अलग अलग ही देखा जाएगा। कंपोनेंट अकाउंटिंग पढ़ा था हमने कि एक पीपी है, उसके अलग अलग कंपोनेंट है, तो हर कंपोनेंट का अलग अलग आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा अगर यूजफुल लाइफ अलग अलग हुई तो। और सेम हुई तो आप एक साथ भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर्ड की। मैंने कहा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का कोई खर्चा होता है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, पीएनएल में चार्ज कर देना। मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑल कॉस्ट है। मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑल कॉस्ट। अच्छा, मेजर इंस्पेक्शन करवा रहे हो, ओवरऑल करवा रहे हो तो क्या होगा? तो मैंने कहा था इसको भी एक अलग से क्या मानना? पार्ट मानना। इसको भी एक कंपोनेंट मानना। और कंपोनेंट अकाउंटिंग की तरह इसके यहाँ पे आप क्या करोगे? कभी भी इंस्पेक्शन करवाओगे तो आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? उसको तो उसको भी एज ए पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। उसको भी हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। और ऑलरेडी जो इंस्पेक्शन करवाया था उसका अगर कोई कैरिंग अमाउंट है तो हम उसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। भाई नया एसेट आया उसको ऐड कर दो, पुराना गया उसको लेस कर दो वाला सीन रहेगा। ओके, रिप्लेस पार्ट में भी सेम सीन रहने वाला है। कोई पार्ट रिप्लेस करवा रहे हो तो नया पार्ट का कॉस्ट ऐड कर देना, पुराना का लेस कर देना। सर इसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन करवाने वाले थे ना पहले, तो आप हाँ पहले तो वो क्वेश्चन करो। चलो लिखो एग्जाम्पल। लिखो। अर्थ लिमिटेड has acquired a heavy machinery a heavy machinery at a cost of
at a cost of rupees 1 crore, at a cost of rupees 1 crore, with no breakdown of the component parts, of the component parts. आपको अलग अलग पार्ट्स नहीं बता रखे, आपने तो एक साथ में 1 करोड़ रुपए दे दिए थे. द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years, 10 साल है. फुल स्टॉप. At the end of 6th year, at the end of 6th year. अच्छा, अब तक आपने क्या सोचा होगा, सर 1 करोड़ है ओरिजिनल कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू कुछ बोला नहीं है, तो 1 करोड़ को 10 साल में एलोकेट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? हाँ सर कर देंगे. हर साल 10 लाख रुपए ना, तो 6 साल तक कितने हो गया होगा? 10 लाख इंटू 6 60 लाख हो गया होगा. अब एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना बचा होगा? 40 लाख बचा होगा. ओके. अब बोल क्या रहे हैं, एट द एंड ऑफ द 6th ईयर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट टरबाइन, टरबाइन requires replacement, requires replacement. अब उस मशीनरी का एक पार्ट टरबाइन, उसको चाहिए कि भैया अब ये रिप्लेस हो. रिप्लेसमेंट as further maintenance is uneconomical, uneconomical. आगे मेंटेनेंस करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, तो उसको आज ही क्या कर दो, रिप्लेस कर दो. फुल स्टॉप. द रिमाइंडर ऑफ द मशीन, और मशीन का जो बाकी पार्ट है, द रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज परफेक्ट. वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, इज परफेक्ट. And is expected to last for, and is expected to last for the next 4 years. 6 साल बीत गए ना, तो वो अगले 4 साल तक और काम करेगा, कोई टेंशन नहीं है. बस आपको इस पार्ट को रिप्लेस कर देना होगा. द कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन, अब रिप्लेस करोगे तो भैया पैसा तो खर्च होगा. द कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन, the cost of new turbine is rupees 45 lakh, 45 लाख रुपए. डिस्काउंट रेट 5% कंसिडर कर लो, 5%. analyze whether the cost of, new turbine, cost of new turbine
कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। क्या इसे आप एज एन एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? एंड इफ यस, और हाँ अगर कर सकते हो, देन एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखा है तो ऑब्वियसली समझ में भी पूरा आ गया होगा। लिखते लिखते तुम समझते हो या सिर्फ लिखते रहते हो? समझ में आता है ना? क्वेश्चन को अगर अपन लिखे ना तो बहुत कुछ समझने को मिलता है। वाकई में अपने पास इतना टाइम होता नहीं है, सही बात तो ये है कि हर बुक का अपन इस तरीके से सॉल्व करें, होता नहीं है। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन को लिखने बैठ गए ना तो उस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो। तो सीधी सी बात, 1 करोड़ रुपए का मशीन खरीदा था, उसका अलग अलग पार्ट तो दे नहीं रखा था, 10 साल की लाइफ थी, लेकिन 6 साल बाद हमको एक मेजर कंपोनेंट को चेंज करवाना पड़ गया। टरबाइन उसका नाम था, और कितने में खरीदा अपन ने? 45 लाख में खरीदा था। ओके, अब क्या करें सर? मैंने कहा भैया ये कंपोनेंट है, रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट अकाउंटिंग अप्लाई करना पड़ेगा, और इस रिप्लेसमेंट का अलग से डिटरमाइन करके अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करके देखना पड़ेगा। अब नया कंपोनेंट खरीदा तो उसका वैल्यू तो ऐड होगा, और जो पुराने वाले कंपोनेंट है उसका वैल्यू क्या होगा? कम करके नया कैरिंग अमाउंट पता करना होगा कि नहीं करना होगा? तो सर कैसे करेंगे इसमें? तो पहले तो आप लिख दो भैया, स्टोरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। if if major part of PPE is replaced, then cost of new replaced part should be recognized, या should be capitalized, लिख दो should be capitalized, and carrying amount of old part will be de-recognized, ओके। अब हमें यहां क्या क्या पता करना है? पहले तो 6 साल बीत गए ना, तो कैरिंग अमाउंट पता करो, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 6th ईयर। छह साल बाद उसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा? कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 6th ईयर। सर कॉस्ट कितना था मशीन का? 1 करोड़। 6 सालों में डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? डेप्रिसिएशन इन 6 years, सर 1 करोड़ है, लाइफ थी 10 साल, उसमें से 6 साल बीत गए, 60 लाख का डेप्रिसिएशन अब तक हम लगा चुके होंगे, और अब उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है?
40 लाख रुपए कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 6th ईयर, राइट? इसमें ऐड क्या करना पड़ता है? कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट, कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन ऐड कर दोगे। कितना है कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन? 45 लाख। ओके जी, कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन कितना? 45 लाख। और लेस क्या करना होगा? कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट, ओल्ड टरबाइन। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट, ये कैसे आएगा सर कैरिंग अमाउंट? पहले तो बताओ, हमें बताया नहीं। क्या नहीं बताया सर हमको? कि 1 करोड़ की जो मशीन थी, रुकूं क्या, लिख लिया क्या? कि 1 करोड़ की जो मशीनरी थी उसमें टरबाइन का कितना पार्ट था, हमें पता था क्या? नहीं बता सकते थे ना कि 1 करोड़ में इतना टरबाइन है और बाकी अदर मशीन है, नहीं बताया हमको। तो हम कैसे पता करें? पता तो करना पड़ेगा। तो जो मशीनरी में टरबाइन की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ओल्ड टरबाइन पार्ट, वो पता करना पड़ेगा पहले तो। सर कैसे पता करेंगे? दे रखा होता तो बहुत अच्छा होता, नहीं दिया हो तो क्या करना पड़ेगा? न्यू टरबाइन की कॉस्ट को ही बेस लेना पड़ेगा। ये जो कॉस्ट है वो आज 6 साल बाद लग रही है ना, देखा जाए तो आज आज इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? आज ऐसा ही टरबाइन अगर हम खरीदते तो आज इसकी रेट कितनी होती, हमें पता करना पड़ेगा। किसको यूज करते हुए? नए टरबाइन की कॉस्ट को और 5% डिस्काउंटिंग रेट को यूज करते हुए। तो हम इसमें पता करेंगे कॉस्ट ऑफ ओल्ड पार्ट था कितना। तो सर कॉस्ट के लिए हमें को किसका यूज करना पड़ेगा? नया टरबाइन की कॉस्ट का पता करना पड़ेगा, 45 लाख, और उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कंसिडर करना पड़ेगा। रेट कितना? 5%, 6 साल, 6 साल पहले का। तो 45 लाख डिवाइडेड बाय करना 1.05 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 6 बार इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो, कितना आ रहा है? या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करके जो भी आ रहा है पी फैक्टर उसको 45 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है बोलो? कितना? 3357 969, तो 970 कर दें क्या? 970 कर दो। ओके, कॉस्ट ऑफ ओल्ड पार्ट। सर नया ही वाला कैसे किया कि भाई नया पार्ट था, नया पार्ट का 45 लाख दे रखा था, डिस्काउंटिंग फैक्टर 5% था, तो मैंने आज प्रेजेंट वैल्यू में लेके आ गया कि भैया वो 45 लाख आज कितना वर्थ रखता है। तो उसके बेसिस में मैंने मान लिया कि जो मैंने 1 करोड़ का जो मशीन खरीदा था ना, उस 1 करोड़ की मशीनरी में 33,57,970 रुपए तो किसके थे? इस टरबाइन की कीमत थी, इस टरबाइन की कीमत थी, पुराने वाले टरबाइन की कीमत। ओके, समझ आई वाली चीज? 1 करोड़ में शामिल है ना, 1 करोड़ में शामिल है। अच्छा, तो 1 करोड़ में शामिल है तो इस पे भी तो 6 सालों में डेप्रिशिएशन लगा होगा ना। तो देखो डेप्रिशिएशन कितना लगा होगा फॉर द 6 years, डेप्रिशिएशन इन 6 years। सर 33,57,970 10 सालों में एलोकेट होना है, तो 6 साल में कितना हुआ? पहले तो अपन 10 साल के अकॉर्डिंग ही करके चले थे ना 1 करोड़ के अंदर। तो हाँ सर 1 करोड़ के अंदर ये शामिल था बिल्कुल। कितना हुआ 6 सालों का डेप्रिशिएशन बताना? डिवाइड बाय 10 इंटू 6, 20, एक सेकेंड, 2014,782। ओके, तो अब कैरिंग अमाउंट कितना बचा इसका? 6 साल बाद इसका कैरिंग अमाउंट कितना बचा?
13,43,188। क्या मैं कह सकता हूं कि इस 40 लाख की कैरिंग अमाउंट में ये 13,43,188 इंक्लूडेड है? बोलो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस 40 लाख की मशीन की कैरिंग अमाउंट में ये 13,43,188 इंक्लूडेड है? हाँ या ना? हाँ सर बोल सकते हो ना, आप क्यों नहीं बोल सकते? जब 1 करोड़ के अंदर आप बोल रहे हो ये 33,57,000 शामिल है, तो ऑब्वियसली इस कैरिंग अमाउंट 40 लाख में 13,43,100 सॉरी हाँ 188 शामिल होगा ही ऑब्वियसली। समझ में आया यहाँ तक? अब क्योंकि ये पार्ट तुम रिप्लेस कर रहे हो, तो तुम इसको तो हटा दोगे और नया टरबाइन की कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दोगे। सो नाउ रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी, revised carrying amount of machine क्या हो जाएगा सर? कैरिंग अमाउंट अभी कितना है सर? कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन है 40 लाख का, और उस 40 लाख में से 13 लाख का कैरिंग अमाउंट है उस ओल्ड पार्ट का जिसको आपने रिप्लेस करवा लिया। ओल्ड रिप्लेस्ड पार्ट, रिप्लेस्ड पार्ट 13,43,118 का, प्लस इसकी जगह आप क्या लेके आ गए हो? नया कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन कितने का? 45 लाख का। ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी क्योंकि अब फ्यूचर में इसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। 71,56,812। ओके, बस अब फ्यूचर में क्या लगेगा? इसी वैल्यू पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। समझ में आया क्या? ओके सर, तो रिप्लेस पार्ट को हटा देना कैरिंग अमाउंट को, और मतलब पहले उसने बाइफरकेट करके नहीं दिया तो भी क्या हुआ? 1 करोड़ में शामिल तो है, तो और दोनों की लाइफ अलग अलग थी कि नहीं थी? हाँ सर, एक ही 10 साल तक परफेक्ट चल रहा है, दूसरा 6 साल की लाइफ थी। अपन ने क्या कर दिया? तो 6 साल वाले का अलग वैल्यू फाइंड आउट किया, आज का 1 करोड़ में कितना शामिल है हटा दिया, उसमें अब तक का हमने जो डेप्रिसिएशन लगा दिया वो देख लिया। अब दोनों का देख लिया कि कैरिंग अमाउंट मशीन कितना है, उसमें से कैरिंग अमाउंट ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट हटा दो और कॉस्ट ऑफ जो न्यू टर्बाइन है उसे ऐड कर दो। समझ आएगा प्रोसेस? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। पहले अगर कॉस्ट दिया हुआ रहता तो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते, फिर उसका अलग करते। 1 करोड़ में से अगर मान लो उसका ऑलरेडी 40 दिया हुआ था, बाकी का 60 दिया होता, तो 60 का अलग 40 का अलग ही मामला चल रहा होता। ठीक है ना, अलग अलग ही चल रहा होता डेप्रिसिएशन वो भी। वो हाँ, अगर अपने को पहले से पता होता कि 6 साल में उसको रिप्लेस करना ही है, तो बाकी मशीन पे तो 10 साल और उस टर्बाइन वाले पार्ट पे 6 साल का डेप्रिसिएशन लगता। ठीक है ना, तो फिर ये झंझट ही नहीं होता। ठीक है ना, फिर ये झंझट ही नहीं होता। हाँ, फिर उस केस में भी आगे चल के काम यही होता कि जो वैल्यू खत्म हो गई है अब उसमें नया वाला ऐड हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो अपन एक ही मशीन दिखाएंगे ना, अलग अलग पार्ट थोड़ी ना दिखाएंगे। बैलेंस शीट में तो मशीन ही नाम से ही आएगा, ऐसे थोड़ी दिखाओगे मशीन का ये पार्ट इतना है और ये टरबाइन वाला पार्ट इतना है, नहीं। बैलेंस शीट में मशीनरी नाम से आएगा, तो बैलेंस शीट में तो इसी तरीके से ट्रीटमेंट देना है कि नया वाला पार्ट अगर आता है तो नया पार्ट वाला पार्ट ऐड कर दो और पुराना वाला डिडक्ट कर दो। हाँ, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा वो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट होगा। क्लियर है वाली चीज? ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक,
चेंज इन, हमने पढ़ा था ना डीकमीशनिंग कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। उसका क्या किया जाता था, प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करते हुए उसे कॉस्ट में कंसीडर किया जाता था। एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानते थे कि नहीं मानते थे? हाँ या ना? हाँ सर, हम एसेट इंस्टॉल करवाते थे और ये सोचते थे कि जब उसको वापस हटाना पड़ा, डिसमेंटल करना पड़ा, तो हमको इतना खर्चा बैठेगा। उस खर्चे को प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आज ही हम पीपीई की कॉस्ट का पार्ट मानते थे। हाँ सर, मानते थे। तो एस्टिमेट करते थे ना कि 10 साल बाद कितना खर्चा बैठेगा उसको डिसमेंटल करने का। अब मान लो वो जो आपने एस्टिमेट किया वो आगे चल के क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब आगे चल के मान लो पहले आपको लग रहा था कि 50,000 रुपए लगने वाले हैं, लेकिन आगे चल के लगा कि तुमको 50,000 नहीं 80,000 लग गया या 40,000 ही लगेगा। आगे चल के तुम्हारा एस्टिमेट रिवाइज हो जाए तो फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, तो उसके लिए लिखवा देता हूं। तो लिखो चेंज इन एग्जिस्टिंग decommissioning restoration एक्सपेंसेस या लाइबिलिटी, जो भी एक्सपेंसेस। चेंज इन एस्टिमेशन लिख देना चाहिए था, खैर वैसे कोई ना। सर इसमें क्या होगा, लिखो। सर ये चेंज कैसे आएगा, चेंज इन कॉस्ट ऑफ decommissioning, चेंज इन कॉस्ट ऑफ decommissioning में रिजल्ट फ्रॉम, क्या रीजन हो सकते हैं, ऐसा क्या कारण हुआ कि आप इसकी कॉस्ट में चेंज लेकर आ रहे हो। चेंज इन कॉस्ट ऑफ decommissioning में रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन टाइमिंग। पहले हमको लग रहा था कि डिसमेंटलिंग का खर्चा 10 साल बाद आएगा, अब हमको लग रहा है कि नहीं जी 8 साल बाद ही आ जाए या 12 साल बाद आएगा। तो एक तो टाइमिंग बदल जाए तो डिस्काउंटिंग करने में वैल्यू चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, और द अमाउंट ऑफ आउटफ्लो, कितना पैसा खर्च होने वाला है उसका एस्टिमेशन बदल जाए। पहले 50,000 सोचा, फिर लगा कि नहीं जी 50,000 नहीं 80,000 लगेगा अब तो, अमाउंट ऑफ आउटफ्लो। और कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, तब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हैं ना, तो चेंज इन डिस्काउंटिंग रेट। तो अगर समय के साथ साथ डिस्काउंटिंग रेट में भी चेंज हो जाए तो उस केस में भी आपका प्रेजेंट वैल्यू बदल जाएगा, लायबिलिटी का कैलकुलेशन बदल जाएगा। आप बनाते थे ना प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग का अमाउंट बदल जाएगा। ओके, इट शैल बी अकाउंटेड एज अंडर, तो अकाउंटिंग कैसे किया जा जाएगा सर इसका, एज फॉलोज। ओके, कैसे किया जाएगा इसका अकाउंटिंग, देखते चलना, अभी बनाना नहीं। आप एसेट को, हर बैलेंस शीट को मेजर करने के लिए, हर बैलेंस शीट की रेट को एसेट को मेजर करने के लिए आप दो मॉडल फॉलो कर सकते थे, कौन कौन से, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। ओके, तो अगर इफ एसेट इज मेजर्ड यूजिंग कॉस्ट मॉडल, तो अगर आप एसेट को मेजर करने के लिए कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तब क्या होगा, और अगर आप एसेट को मेजर करने के लिए, इफ एसेट इज मेजर्ड
यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल, यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल, तब क्या होगा? यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल तब क्या होगा? सर दो बातें हो सकती है, कोई भी एस्टिमेशन में चेंज होगा तो इससे हो सकता है लायबिलिटी बढ़ जाए या हो सकता है लायबिलिटी कम हो जाए। हो सकता है लायबिलिटी बढ़ जाए या हो सकता है लायबिलिटी बढ़ जाए। लायबिलिटी किसकी? प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। याद है लायबिलिटी मानी थी? दिखाऊं क्या? कुछ याद आया क्या? कोई क्वेश्चन वगैरह या एंट्री वगैरह किया था क्या? ये रहा सर, हमने ये किया था, डीकमिशनिंग का कॉस्ट 5 लाख रुपए आने वाला है 5 साल का, डिस्काउंटिंग रेट 10% था, तो हमने 5 लाख का डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकाला था 3,10,461। उसे एसेट की कॉस्ट में क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था। हमने एंट्री बनाया था मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना पे करके आए वो तो ठीक, और जो फ्यूचर में पे करना होगा डीकमिशनिंग का, उसके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट कर लिया था, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग का। फिर हर साल हम उस डिस्काउंट को क्या करते थे? अनवाइंड करते थे कि नहीं करते थे? हाँ सर, वो जो हमने डिस्काउंटिंग किया था उसको वापस अनवाइंड किया जा रहा था, उसको फाइनेंस चार्जेस कंसिडर किया जा रहा था और लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ाया जा रहा था। अगर चेंज नहीं होता तब तो हर साल बस इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन करना था, और जब एक्चुअली खर्च आना था प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग टू बैंक कर देना था। लेकिन इन बिटवीन अगर हमारे एस्टिमेशन में चेंज आ गया तब क्या होगा? तो सर लायबिलिटी बढ़ भी सकती है और लायबिलिटी कम भी हो सकती है। बड़ा आसान है ना, मुश्किल नहीं है। तो सर अगर दो केसेज है, लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, या लायबिलिटी कम भी हो सकती है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। ऐसे ही यहां पर भी अगर आप रिवोल्यूशन मॉडल यूज कर रहे हैं तब भी यही बात है, लायबिलिटी बढ़ भी सकती है या लायबिलिटी कम भी हो सकती है। का क्वेश्चन वगैरह नहीं करवाने वाला मैं आज, ठीक है ना, यहीं पे एंड कर देंगे। कोई क्वेश्चन शीट जब देंगे आपको तब उसमें ही देख लिया जाएगा, डायरेक्ट रीड आउट कर दिया जाएगा, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो सकता है लाइब्रेरी बढ़ भी सकती है, लाइब्रेरी कम भी हो सकती है, तो अब क्या करेंगे सर? अगर लाइब्रेरी बढ़ जाती है तो आप क्या करोगे? सर हम तो कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, हम ऐसे को किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो अगर कॉस्ट पे दिखाते हो, कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन, याद है ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन। तो अगर कोई लाइब्रेरी बढ़ रही होती, अभी अभी मैंने तुमको एंट्री दिखाया, हमने एंट्री क्या किया था? पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, मतलब उस प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग की अमाउंट से हमने एसेट की कॉस्ट को बढ़ाया था। तो अब अगर और बढ़ रही है लाइब्रेरी तो तुम और एसेट की वैल्यू को क्या कर दो? बढ़ा दो। तो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट में क्या कर देना? ऐड कर देना। और अगर लाइबिलिटी कम हो जाए तो डिडक्टेड, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। एक छोटा सा देख लेंगे, एग्जांपल लेंगे तो, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। ओके सर, ये तो बड़ा आसान है। एसेट की कॉस्ट को बढ़ाओगे तो एंट्री क्या करोगे सर? एसेट अकाउंट डेबिट, और साथ ही साथ लाइबिलिटी भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ रहा है इसीलिए तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। और अगर कम करना हुआ तो लाइबिलिटी कम हो रहा है, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग अकाउंट डेबिट टू एसेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी, टू एसेट अकाउंट। मुश्किल था क्या? नहीं सर, मैं क्या बोलू? नहीं। अच्छा, लेकिन सर अगर हम रिवेल्यूशन मॉडल यूज कर रहे हो तो अब क्या करेंगे? अगर आप एसेट को रिवेल कर चुके हो, रिवेल किए होंगे, तो रिवेल्यूशन गेन या लॉस हुआ होगा। हाँ सर, तो अब अगर लायबिलिटी बढ़ती है या कम होती है ना, तो आपको उसे एडजस्ट करना होगा। क्या ट्रीट मानना होगा? ट्रीट करना होगा उसे भी रिवोल्यूशन गेन और रिवोल्यूशन लॉस ट्रीट करना होगा। तो अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है तो उसे आप क्या करोगे? ट्रीटेड एज रिवोल्यूशन लॉस। ओके, और अगर लायबिलिटी कम हो जाती है तो सर फायदा हो गया, ट्रीटेड एज
रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन गेन। एंट्री क्या होगा सर? रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट, जहां पे भी आपको ट्रांसफर करना हो, याद है ना, ओसीआई या पीएनडल, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम है सेकंड टाइम है जो भी है वो। तो रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट, और टू लाइबिलिटी बढ़ गई तो टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। अच्छा, और लाइबिलिटी अगर कम हो गई तो प्रोविजन लाइबिलिटी कम कर दो, और ये आपका फायदा है तो टू रिवैल्यूएशन गेन कर दो। बस समझ में आया क्या? रटने की जरूरत तो नहीं है ना। कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हो तो कॉस्ट में एडजस्ट कर दो, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो तो रिवैल्यूएशन गेन और लॉस ट्रीट कर लो, बस। लाइबिलिटी बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी कम होता है तो हम डेबिट करते हैं, लिख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन बना के हम इसको कर लेते हैं, और इसी के साथ हमारा इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। 16। कंपनी परचेज पीपी आप लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल अभी मत लिखना, बस ऊपर वाला लिखना अभी।
1 लाख की जगह क्या कर दें इसको, 1.5 लाख कर देते हैं। तो एक पीपी खरीदा 5 लाख का, 1.5 लाख कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या, कम कर देंगे इसको। तो एक पीपी खरीदा था 5 लाख में, उस टाइम हमने एस्टिमेट किया था डीकमीशनिंग का खर्चा कितना बैठेगा, 1 लाख रुपया बैठेगा। एट द एंड ऑफ द 5th ईयर डिस्काउंटिंग रेट कितना बता रहा है, 10%। एट द एंड ऑफ द 2nd ईयर अपन ने देखा क्या, भैया एस्टिमेशन अब क्या लग रहा है 2nd ईयर के एंड में, मतलब अब 3rd ईयर से क्या लग रहा है, डीकमीशनिंग का खर्चा एस्टिमेट कितना हो गया, 80,000 रुपए लग रहा है। अब क्या करें, नहीं नहीं रे, चेंज टू 80,000, 1 लाख की जगह कितना लग रहा है, इंस्टेड ऑफ 1 लाख कितना लगेगा, 80,000 लगेगा। अब क्या करें सर, अब इसे कैसे अकाउंटिंग करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो नॉर्मल अकाउंटिंग जैसा चलता है वैसा चलेगा, ठीक है ना। कैसा, सॉल्यूशन में अगर आप एंट्री पाथ करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे, सबसे पहली एंट्री क्या करोगे, 1st ईयर, अगर आपका ईयर 1st चल रहा हो और उसमें भी आज क्या एंट्री करोगे, सर हमने जो पीपीई खरीदा है हम एंट्री करेंगे पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना सर, 5 लाख रुपए तो गए। और प्रोविजन बनाएंगे किसका, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग का, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग का कितना प्रोविजन बनेगा, सर 1 लाख रुपए एस्टिमेटेड है, कब, आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद डिस्काउंटिंग रेट 10%, तो 0.621 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10% का 5th ईयर का पी फैक्टर 0.621, कितना 62,100। तो मैंने एसेट को कितने पे रिकॉर्ड किया होगा, 5,62,100 पे रिकॉर्ड किया होगा। फिर आपको क्या करना होता है, ईयर एंड पे क्या करना होगा, क्या बताया था, अनवाइंड करना होगा। अनवाइंड करने के लिए आप क्या मानेंगे, फाइनेंस चार्जेस कंसिडर करेंगे इसको, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कितना, सर अभी 62,100 था ना, तो उसमें ऐड कर देंगे 10% ना, उसका 10% कितना होता है, 6210, 6210 से डीकमीशनिंग का लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, हर साल 10% से बढ़ता जाएगा ना, ओके 10% बढ़ाते जाओ, 5 साल बाद 1 लाख बन जाएगा वो, ओके 6210, ओके। फिर अगले साल 2nd ईयर, ईयर 2, ईयर एंड, साल के एंड में फिर से क्या करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ठीक है ना, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट कितना, सर सबसे पहले था 62,100, उसमें 6,210 और इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, अब इसका 10%, 6831, ओके 6831, ओके डन। अब हुआ क्या, नाउ अब आप देखोगे कि आपकी जो लाइबिलिटी है, ठीक है ना, आपकी जो लाइबिलिटी है वो कितनी शो हो रही है, सर बैलेंस शीट में अगर मैं बात करूं तो मेरा एसेट साइड पहले रिकॉर्ड होता है, एसेट साइड में मेरा पीपीई कितना रिकॉर्ड हो रहा होगा, सर पीपीई तो रिकॉर्ड हो रहा होगा कितना, 5,62,100, सर उसपे भी तो डेप्रिसिएशन वगैरह लगा होगा ना, ठीक है ना, अब उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह की अकाउंटिंग भी तो सीखनी पड़ेगी, वो तो किया ही नहीं अपन ने। सर 5 साल है, 5 साल में डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, तो डेप्रिसिएशन कैसे करोगे, सर वो भी एंट्री पास करना पड़ेगा, 5 साल में एलोकेट कर दोगे इक्वली एसएल है, हर साल कितना कितना, सर 5,62,100 को 5 साल में,
ईयर एंड पे अपने को एक और एंट्री पास करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का। ईयर एंड पे, फर्स्ट ईयर एंड पे भी डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करना पड़ेगा क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई कितना सर? 5,62,100, ये था ना, डिवाइड बाय 5 करना कितना आएगा? 1,12,420। ओके, और यही वाली सेम एंट्री अगले साल भी होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी, तो हटा देता हूं एक बार के लिए। यही वाली सेम एंट्री ईयर एंड, सेकेंड ईयर के एंड में भी होगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई 1,12,420। 1,12,420। ओके, अब क्या होगा सर? अब बैलेंस शीट वगैरह तो अच्छी बात है, अब तुम ये देखो, बैलेंस शीट को रहने दो। तुम्हारा बैलेंस कितना है? बैलेंस इन द प्रोविजन, बोलो बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कितना है? नाउ बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग सर 60 to 100 था। सिक्सटी टू 100 सबसे पहले था, फिर 6,210 से इंक्रीज हुआ, फिर 6,831 से इंक्रीज हुआ। कितना हो गया अभी बैलेंस? 75141। ओके, 75141। अब तुम क्या कर रहे हो? एस्टिमेशन चेंज हो रहा है, तो रिवाइज्ड वैल्यू कितना होना चाहिए? रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर कितना होगा सर? एस्टिमेशन चेंज हो गया, 80,000 रुपए लगेगा, लेकिन 80,000 रुपए अब से कितने साल बाद है? 3 साल बाद। 2 साल तो बीत गए ना, 3 साल बाद है। तो 1.05 था क्या रेट, या 10 था? 10 था सर, 10%। 3 साल बाद देखना कितना हो रहा है। कितना? 60,105। तो देखना लाइबिलिटी बढ़ा है कि कम हुआ है? सर डिक्रीज इन द लाइबिलिटी, डिक्रीज इन द लाइबिलिटी। तुम्हारा बैलेंस तो 75,141 था, रिवाइज वैल्यू कितना बता रहा है? 80,000 डिवाइड, हमको भी बताना, 1 लाख की जगह 80,000 हो गया तो वैल्यू कम हो गया। कितना कम हो गया? डिक्रीज इन द लाइबिलिटी 15036। अब इसके लिए तुम एंट्री क्या पास करोगे? हमने रिवेल तो कभी किया नहीं एसेट को, तो ऑब्वियसली हम लोग कॉस्ट मॉडल ही यूज कर रहे हैं। तो एंट्री क्या करोगे इसका सेकेंड ईयर के लिए? सो इसके लिए एंट्री क्या पास किया जाए डिक्रीज इन लायबिलिटी के लिए? सर लायबिलिटी कम हो गया ना, तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट डेबिट 15,036 टू, तू क्या कर दे, एसेट की कॉस्ट को कम करना है ना, तो टू पीपीई 15,036। बस सेकेंड ईयर के एंड में एक आप एंट्री पास कर देंगे और इन फ्यूचर अपने को दिखाने की जरूरत नहीं, इन फ्यूचर वापस वैसे ही अनवाइंडिंग चलती रहेगी और वही डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। अब वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली रिवाइज वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब ऑब्वियसली थर्ड ईयर से क्या लगेगा? हाँ अनवाइंड तो वैसे ही करना पड़ेगा। अनवाइंड कैसे करना पड़ेगा? वापस आपका कमीशन का अमाउंट, प्रोविजन का अमाउंट बदल चुका है, पीपी का अमाउंट बदल चुका है, तो अब फ्यूचर में क्या लगेगा? इन फ्यूचर रिवाइज्ड वैल्यू पे सारा अकाउंटिंग किया जाएगा। रिवाइज वैल्यू पे कैसे भाई? अब तुम्हारा रिवाइज वैल्यू प्रोविजन कितना है? 60,105 है ना। अब तुम अगले साल 10% और बढ़ा दो, जरा करना, 60,105 प्लस 10%।
फिर प्लस 10% और कर दोगे और फिर प्लस 10%, 3 साल तक प्लस 10% करोगे, 80,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और 80,000 का पेमेंट कर देना बस। और जो पीपी है, पीपी का रिवाइज वैल्यू कितना, पीपी का जो भी रिवाइज वैल्यू है 2 साल डेप्रिसिएशन लग चुका है, उसके बाद ये वैल्यू और कम कर देना। अब जो रिवाइज वैल्यू है उस रिवाइज वैल्यू पे बचे हुए 3 साल में उसको अलोकेट कर देना। क्लियर है वाली चीज? समझ में आएगा? अब उसकी एंट्री करने से तो कोई फायदा नहीं है, बस लिखवा देता हूं क्या। नाउ इन फ्यूचर, नाउ इन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर क्या क्या होगा? एक तो क्या होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, ठीक है जी। किस पे? ऑब्वियसली अमाउंट कितना हो गया अभी रिवाइज वैल्यू 60,105, 60,105, इसी पे 60,105 का 10%। ये कौन से ईयर में? थर्ड ईयर में, ठीक है ना, इन थर्ड ईयर। फिर इसमें 10% ऐड कर देना, 60,105 में 10% ऐड करना एक बार फटाफट से, 60,105 प्लस 10% कितना रहे? 66,115। इसका 10% कौन से ईयर में? फोर्थ ईयर में। जरा 66,115 में 10% ऐड करना, 72,727 में से 80,000 लेस कर दो। 80,000 माइनस 72 कितना आया था? 72,727 कितना डिफरेंस? 7,273 इन द फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस लेना पड़ेगा ना 80,000 बनाने के लिए उसको, ठीक है ना, तो 7273 ले लिया। क्लियर है वाली चीज? वैसे भी 72,727 का 10% यही आ रहा है ना, 7273 डन है क्या? ओके, ये तो अनवाइंडिंग करोगे। और क्या करोगे? पीपी के वैल्यू को डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन, depreciation will be charged on revised carrying amount of PPE, revised carrying amount of PPE। ओके, ठीक है ना, क्लियर है वाली चीज? अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या है वो तो खुद निकाल सकते हैं। सर स्टार्टिंग में कितना था? 5,62,100, 5,62,100, उसमें हमने 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, कितना कितना? 1,12,420, 1,12,420, 1,12,420। और उसके बाद अभी अभी हमने कॉस्ट से एडजस्ट कर दिया, कितना वैल्यू? सर अभी अभी हमने कॉस्ट से एडजस्ट कर दिया 15,036 रुपए और माइनस कर दिए। अब रिवाइज्ड वैल्यू कितना है बोलो? 15,036 कितना बताया? 3,2,2,2,4। बस अब इसे क्या कर देना, अगले 3 सालों में अलोकेट कर देना। 3,2,2,2,4 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा हर साल का डेप्रिसिएशन। चलिए लिख लीजिए, कहां से लिखना चालू करना है? स्टार्टिंग से? क्वेश्चन भी नहीं लिखा? अच्छा अच्छा, ओहो, चलो लिख लो। समझ में तो आया क्या? ठीक है। शो द ट्रीटमेंट, ये भी लिख देना क्वेश्चन में, शो द ट्रीटमेंट, शो द ट्रीटमेंट। जो क्वेश्चन था वो तो 10 सालों का था एक्चुअली, बट अपन ने उसको चेंज कर दिया है, और कोई अकाउंट अपन ने टेबल वेबल कुछ नहीं बनाया उस केस में अपन ने।
उस क्वेश्चन को मैं आपके शीट वगैरह में और मैं दे दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह जब देंगे आपको। तो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं आज इंडिया 16 के। पीपी 5 लाख का था, 1 लाख रुपए का उस टाइम एस्टिमेट किया था खर्चा, तो 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू आया था 62,100, 62,100। तो हमने पीपी को रिकॉर्ड किया 562,100 पे। किसी भी एंट्री में कोई दिक्कत हो तो बोल देना। इंटरेस्ट को अनवाइंड किया, डिस्काउंट चार्जेस को अनवाइंडिंग किया, और हर साल डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया। बोला नहीं तो एसएलएम बेसिस पे चार्ज कर दिया। ऑनलाइन में 2 ही मेहनती बच्चे बचे हैं अभी, लवी और स्नेहा। सेकेंड ईयर अगेन डिस्काउंट चार्जेस को अनवाइंड किया और डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डिस्काउंटिंग अनवाइंड करना आ गया ना तुमको। जो भी लाइबिलिटी बुक किया उस पर हर साल 10-10% बढ़ाते गए, डिस्काउंटिंग चाहे और क्या है। तो 10% को आपको खर्चा कंसिडर करना है, इंटरेस्ट कॉस्ट कंसिडर करना है, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस चार्जेस। हाँ जी, ईयर 2 का लिख लिया क्या? इंटरेस्ट टू प्रोविजन और डेप्रिसिएशन टू पीपीई दोनों ईयर एंड में एंट्री हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट काम है कि भैया बैलेंस कितना है प्रोविजन का एक्चुअली, और रिवाइज्ड वैल्यू कितना है। रिवाइज्ड वैल्यू भी तो डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हुए पता करना पड़ेगा कि 80,000 है, 10% डिस्काउंटिंग रेट है, किसी भी फैक्टर में चेंज हो सकता था। 3 फैक्टर मैंने लिखवाए थे, याद है आपको? कौन कौन सा? सर ये अमाउंट चेंज हो सकता है, डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो सकता है, या फिर टाइमिंग चेंज हो सकता है, बताया था। तो वो तीनों फैक्टर अपन को ध्यान में रखते हुए अगेन अपन ने उस एस्टिमेट कर लिया प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। 2 साल बीत चुके हैं तो बचे कितने अब? 3 साल। तो 80,000 की कॉस्ट आएगी 3 साल बाद। डिस्काउंटिंग करके आज ही पता कर लिया कि आज उसकी वर्थ कितनी है, 60,105, और आपके बैलेंस है 75,141। लाइबिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। लाइबिलिटी कम होगी तो एसेट की वैल्यू को भी कम हो जाएगी। जो आपने पहले रिकॉग्नाइज कर रखा था उसे वापस कम कर दो। तो लाइबिलिटी भी कम कर दो और पीपी का वैल्यू भी कम कर दो।
और आगे तुमसे अकाउंटिंग पूछ ले तो कोई बात नहीं जी, जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग चलती है वैसे आगे और करते चलना। बस वैल्यू रिवाइज कर चुके हैं हम। तो अब अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट हर साल होगा इंटरेस्ट टू प्रोविजन 60,105 पे तुम रिकॉग्नाइज कर चुके हो 60,105 के बेसिस पे। तो अब 60,105 पे 10-10% बढ़ाते चलना। और क्योंकि तुमने पीपीई को भी वैल्यू को रिवाइज कर दिया है तो उस रिवाइज्ड अमाउंट पर प्रोस्पेक्टिवली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 5,62,100। ये उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी। फिर 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा 15,036 भी माइनस हुआ, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया। और उस रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे अगले 3 सालों में अलोकेट कर देना। तो मुझे लगता है कि इंडिया 16 आपको साथ साथ याद भी हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार कल रिकॉल करके आ जाना। ये रहा रिवाइज्ड अमाउंट 3,22,224। टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर 3 years, एसएलएम मेथड। 3 सालों में अलोकेट कर देना है इस वैल्यू को स्ट्रेट लाइन मेथड से। ये कुछ बोला नहीं तो हमने ये माना कि हम एसएलएम फॉलो कर रहे हैं। चलिए डन। ओके जी, मेरी तरफ से डन। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।